नमस्कार दोस्तों। साहित्य के खजाने से निकाली एक कहानी दौड़ सुनते हैं आज कलर्स ऑफ लाइफ पर जयश्री रॉय द्वारा लिखी गई। आई को पुकारते हुए रघु जानता था वह कहाँ मिलेगी। हमेशा की तरह पूरब वाले खेत की आल पर। समझाकर हार गया कि अब वह अपना खेत नहीं रहा। मगर वह सुने तब ना। उस जमीन के हथेली भर टुकड़े में उसकी जिंदगी के 25 साल दफन हैं। आषाढ़ के अनवरत झड़ते दिन, शीत की कनकनाती रातें, ग्रीष्म की सीझी हुई सुबह शाम, यही गड़ी है वह। उसकी आत्मा जन भर के लिए यही गड़ी है। अब कहाँ जाएगी, और जाएगी भी तो कहाँ। बाबा कहते थे माटी का मोह अपने शरीर के मोह से ज्यादा प्रचंड होता है बेटा। देह छूट जाए मगर किसान की जमीन नहीं। बाबा की बात तब समझ नहीं आई थी। आई के कंधे पकड़कर वह हिलाता है तो आई जागती है, जैसे झेपती हुई सी उठ खड़ी होती है। देख न रघु, कनाल के पार वाले नीलम के नीचे कितनी कैरियां पड़ी हैं। कोई उठाने वाला नहीं। अरे गिरने दो, हमें क्या आई। जिनकी जमीन बाड़ी है वह संभाले। बड़ी भूख लगी है, तू अब घर चल। रघु आई को खींचते हुए चल पड़ता है। सांझ की आखिरी रोशनी कनाल पर चमक रही है। हवा में तिर तिर कांपता पानी स्याह लाल है। पश्चिम की ओर जहां क्षितिज सलेटी हो गया है, उड़ते हुए पंछी छोटे छोटे बिंदुओं की तरह दिख रहे हैं। शिवाजी राव, राघोवा चौहान और महादेव गवंडी के खेत पार कर वे राष्ट्रीय राजमार्ग पर चढ़ आए हैं। यहां से सड़क दूर तक दिखती है, अंत में आकाश में समाती हुई सी। सड़क की दूसरी तरफ उनका गांव था, 70-80 लोगों का एक छोटा सा गांव नादीपुर। इस समय सुलगते हुए चूल्हों के धुओं से लगभग अदृश्य। सामने राजमार्ग के आखिरी छोर से दौड़कर आते हुए वाहनों की अनगिनत रोशनी के धब्बों पर चमक कर तेजी से फैलते हुए आंखें चौंधिया रही थी। जब सामने से कोई बड़ा वाहन गुजरता, एक तेज सनसनाहट के साथ दोनों के कपड़े अस्त व्यस्त हो जाते। किसी तरह माथे का पल्लू संभालते अपने बेटे का हाथ पकड़कर सड़क पार करते हुए आई ने जाने कैसी आवाज में कहा था, खेती के मौसम में ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहा जा सकता रघुआ, बचपन की आदत है। और उनके बाकी शब्द बगल से गुजरते किसी ट्रक के शोर में खो गए थे। जिस जमीन ने हाड़ गलाए, प्राण रोपे, आई फिर शुरू होने लगी थी। मगर रघु ने सुनकर भी नहीं सुना। अब वह इन सब बातों से आगे निकल जाना चाहता था। क्या रखा है इनमें, कुछ भी तो नहीं। गुजार लिए साल 6 महीने, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सब फिजूल गया। कभी कुछ लौट कर नहीं आया। गांव की कच्ची सड़क धूल से अटी पड़ी है। मवेशी अब भी घर लौटते हुए सोसियाते हुए आसपास से गुजर रहे हैं। हवा में ताजे गोबर और सूखी कूटी की गंध है। दूर तुकाराम के कुएं के पास 2 बैल दोपहर से लड़ रहे हैं। अब भी एक दूसरे से सींग भिड़ाए खड़े हैं। उन्हें अलग करने की कोशिश करके गांव वाले थक हार गए हैं। पूरी दुनिया का यही हाल है। जिसे देखो बस लड़े जा रहा है। आई धीरे धीरे बड़बड़ाती है। उनकी आवाज में खंडहर गूंजता है। जाने उनके भीतर का भराव कहाँ गया। बाबा के बाद इस तरह खोखली हो गई है। जाने वाला कभी अकेला कहाँ जाता है। घर लौटकर आई ने हाथ पैर धोकर तुलसी चौरे पर दिया जलाया था। तुलसी के सामने झुकी आई का दिए की लौ में चमकता हुआ सूना माथा रघु को दहशत से भर देता है। वह उसकी ओर देखने से बचता है। बचपन से जिस माथे पर हमेशा सिक्के भर का टीका देखा है, मांग भर सिंदूर देखा है, वहां बंजर खेत सी वीरानी। अब आई आई नहीं लगती, कोई और लगती है। चूना रंग झड़ा हुआ कोई भूतैला घर। जाने सारा लावण्य कहाँ निचुड़ गया। मंदा और भाग्या आंगन के एक कोने में चटाई बिछाकर लालटेन की रोशनी में पड़ रही हैं। नीलांगी गाय के लिए नाद में पानी भर रही है। बगल की झोपड़ी में विनायक ढोंड एक तारा बजाकर संत ज्ञानेश्वर के भजन गा रहा था। हर रोज दिन भर खेत में काम करने के बाद रात को वे इसी तरह अपने आंगन में बैठकर भजन गाता था। रघु महसूस करता है उसकी आवाज में कितना सुकून और यकीन है। जाने यह सुकून अपने भीतर कहाँ से लाता है। उसे भी इस यकीन की बहुत जरूरत है। कई बार उसके भजन सुनते हुए रघु को नींद भी आ जाती है। आई ने गर्म पानी में नाशनी गूंद कर बड़ी परात जैसे तवे पर भाकरी बना ली। लहसुन, नारियल की सूखी चटनी और प्याज के साथ भाकरी खाते हुए रघु चुप ही रहा। आई भी। आजकल वह बात करते हुए कतराता है। आई समझती है मगर वह क्या करे। इतना सारा कुछ इकट्ठा हो गया है भीतर, राख से भरे हुए चूल्हे की तरह कुंद होकर रह गई है। सांस नहीं ली जाती। ये निरंतर कहना खुद को हल्का करना है। वह खुद भी कहाँ समझती है। सबकी तरह उसे भी लगता है वह सठिया रही है। गरीबी में रोग का प्रकोप उम्र गिनकर नहीं आता। उसे जो उम्मीदें हैं अपने इकलौते बेटे से ही हैं। बेटियां समझदार हैं मगर अभी छोटी हैं। बड़ी बेटी नीलांगी 13 बरस की है।
दूसरी मंदा 9 और छोटी वाली 6 बरस की। नीलांगी 5वीं तक पढ़कर घर में उसका हाथ बटाती है और मंदा भाग्या सरकारी बालवाड़ी में जाती हैं। बालवाड़ी की बहन जी कहती हैं कि बेटी को पढ़ाओ, सो पढ़ा रही है, ना पढ़े तो क्या करे भी क्या। 3 साल हो गए, पाँव के नीचे जमीन नहीं रही। होती तो ये छोटे छोटे हाथ भी कुछ काम आ जाते। बेकार बैठने से अच्छा है पट्टी पर खल्ली घिसे। दिमाग में 2 शब्द के साथ पेट में अन्न के 2 दाने भी पड़े। वहां दोपहर का खाना जो मिलता है, सड़ा गला खाकर महीने 2 महीने में बच्चे कई बार बीमार पड़ते हैं। फिर भी यह बहुत बड़ा आसरा है। आई रघु से एक और भाकरी के लिए पूछती है, मगर रघु मना कर देता है। हमेशा की तरह कहता है कि दोस्त के घर से शीरा खाकर आया है। आई जानती है रघु झूठ बोल रहा है। उसके लिए आखिरी बची हुई भाकरी के लिए वह 2 टुकड़े नहीं करना चाहता। बचपन में रघु से कई बार झूठ बोलने पर उसने उसे पीटा था। आज बस छिपकर अपने आंसू पोंछती है। कितना समझदार हो गया है वह। भीगी आंखों से वह अपने बेटे को एक साथ 2 गिलास पानी पीते हुए देखती है। मंदा अपनी भाकरी से एक टुकड़ा कल सुबह के लिए बचा कर रखती है। शाला घर जाते हुए कुट्टी चाय के साथ खा लेगी। भाग्या अपनी पूरी भाकरी खा जाती है। आधी भाकरी पर वह पूरी रात गुजार नहीं पाती। रात की हवा भी अब गर्म होने लगी है। पलास के फूलों से जंगल सुलग उठा है। घाटियों से उतरकर पानी पीने के लिए मोर छोटे बांध तक आने लगे हैं। सुबह शाम उनके केंका से वन प्रांतर गूंज रहा है। कल खेत की मेड़ पर 2 साही अपने कांटे तान कर घूमती फिर रही थीं। ढेला मारा तो झमक झमक भागे। आजकल हाईवे पर कछुआ और खरगोश भी सड़क पार करते हुए मारे जा रहे हैं। मंदा भाग्या बेली या चमेली के गजरे लेकर अक्सर वहां बेचने के लिए खड़ी हो जाती हैं। उस दिन एक घायल गिलहरी उठा लाई थी घर में। रघु ने अपनी चटाई आंगन में सहजन के पेड़ के नीचे लगा ली। तीनों बहनें और आई रसोई के बरामदे में एक साथ सोई थी। रसोई की दीवार पर कतार से सूखते कंडे काले टीके से चमक रहे थे। गर्मी में कोई समस्या नहीं, मगर बारिश में बहुत तकलीफ होती है। छत हर जगह से रिसती है। आंगन गली कीचड़ से भर जाता है। सामने वाली सदर दरवाजे की दीवार अगली बारिश झेल नहीं पाएगी। रघु सोचता है और सोचता है, सोचता है। उसके पास किसी बात का कोई हल नहीं, बस जरूरतों का पुलंदा और सरदर्द। आई उसे कभी नहीं कहती, मगर जाने किन नजरों से देखती है। उसे वे आंखें नहीं सहती, कहीं से बहुत छोटा कर देती हैं। वह उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। सारा सारा दिन घर से बाहर रहता है, इधर उधर बेमकसद फिरता है, मगर वे आंखें उसके पीछे लगी रहती हैं। कभी कभी उसे चिढ़ होती है, क्यों आई उससे इतनी उम्मीदें करती है। किस काबिल है वह। 19 साल है उसकी उम्र। बीए प्रथम वर्ष में पढ़ता है। बाबा की आकस्मिक मौत ने उसे रातों रात बदल दिया। दुनिया के साथ साथ आई भी उसकी ओर देखने लगी। उसकी कातिर आंखें, दयनीय हाव भाव, बाबा के बाद वह अपना सारा आत्मविश्वास खो चुकी है। काश कि वह समझ पाती उसका बेटा अब इतना बड़ा नहीं हुआ है कि इस दुनिया का सामना कर सके। उसे भी डर लगता है। अब भी संकट में उसे आई की जरूरत महसूस होती है। सोचते हुए रघु चुपचाप रोता रहता है। डर भी लगता है, खासकर रातों को। रोने के लिए उसे रात होने का इंतजार करना पड़ता है। दिन को वह औरों को चुप करता है। वह घर का अकेला मर्द जो है, उसे रोना शोभा नहीं देता। कर्ज के बोझ से घबराकर बाबा ने इस तरह से आत्महत्या कर उसे और पूरे परिवार को किस मुसीबत में डाल दिया। 2 साल पहले आया सूखा उनकी जमीन ही नहीं, जिंदगी को भी हमेशा के लिए बंजर बना गया। बाबा ने सूरजमुखी की खेती के लिए बैंक से कर्जा लिया था। पूरे परिवार ने मिलाकर खूब मेहनत की। उस साल अच्छी बारिश नहीं हुई। खेत तैयार करके सब आसमान की तरफ देखते रहे थे, मगर अचानक जाने क्या हुआ। जब फूल के पौधों को सबसे ज्यादा पानी की जरूरत थी, सारे बादल आसमान से गायब हो गए। सुनहरे फूलों से लदने वाली डालियां धीरे धीरे सूखकर काली हो गई, झड़कर विदर्भ की काली मिट्टी में मिल गई। उन दिनों बाबा सुबह से शाम तक क्षितिज की ओर टकटकी लगाकर खेत की मेड़ पर बैठे रहते। बड़ी मुश्किल से उन्हें रात गिरते गिरते घर में लाया गया था। कभी कभी बीच रात को उठकर आंगन में निकलकर आसमान की ओर देखने लगते थे या कान पर हाथ रखकर पूछने लगते थे, सुना क्या रघु की आई, बादल गरज रहे हैं, आज पानी बरसेगा। जमीन फटकर टुकड़े टुकड़े हो गई। औंधे पड़े चूल्हे की तरह आकाश से गर्म राख झड़ता रहा। हरियाली सूखकर पेड़ों के कंकाल निकल आए। बाबा ने अब रात दिन बड़बड़ाना शुरू कर दिया था। अब क्या होगा रघु की आई, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आई बिना कुछ बोले अपने खांसते हुए पति की पीठ सहलाती रहती। रघु झुककर सर झुकाकर दालान के एक कोने में बैठा रहता। तीनों बहनें एक दूसरे से लगी दूसरे कोने में। बीच में पकती भूख, शंका, विवशता। उन दिनों रात दिन खूब लंबे होते थे।
जिस दिन बैंक से जमीन घर जब्त करने के लिए नोटिस जारी किया गया, बाबा रघु से नोटिस पढ़वाकर देर तक बिना कुछ बोले बैठे रहे। उस रात बाबा जाने कब घर से निकलकर खेत पर चले गए। सुबह उनकी लाश खेत के बीचों बीच पड़ी मिली थी, जहर से नीली उनकी शरीर। उन्होंने खेत में इस्तेमाल की जाने वाली पेस्टिसाइड खा ली थी शायद। उस दिन खूब पानी बरसा था। अचानक काले काले बादलों में से आकाश भर गया और तेज हवा और गरज के साथ झमाझम पानी बरसा। जब तक पुलिस पंचनामा करके ले आई, उस दिन काली मिट्टी के कीचड़ से लिथड़ी बाबा की लाश शाम तक खेत में पड़ी रही थी। उस समय भी उनकी आंखें आकाश को ही तक रही थी। आई चाहती थी आकाश को नोच कर उतार ले, बादलों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, मगर कुछ नहीं कर पाई। अपनी छाती मसलती बैठी रह गई, रो भी नहीं पाई। उसकी आंख के आंसू सूख गए। आज भी कभी कभी कहती है, मेरा तेरे बाबा के लिए रोना रह गया रे रघुआ। ऊपर जाऊंगी तो वे पूछेंगे, रघु की आई, तेरे पास मेरे लिए 2 बूंद पानी नहीं था। बाबा के मरने के बाद 2 दिन खूब हो हल्ला हुआ था। स्थानीय टीवी चैनल वाले, अखबार वाले सब आए थे। आई और पूरे परिवार को आंगन में बैठाकर बाबा के फोटो के साथ तस्वीरें खींची गई। आई के रोने पर टीवी के एक संवाददाता ने अपने कैमरामैन को एक विशिष्ट एंगल से आई की तस्वीर लेने के लिए कहा था। स्थानीय विधायक और नेता विपक्ष सब आए। चारों तरफ से सहानुभूति, दया, करुणा की बारिश होने लगी। थोड़े समय के लिए तो रघु को यह सब अच्छा लगने लगा था वे अचानक विशिष्ट हो गए। इंटरव्यू देने के चक्कर में बाबा के लिए शोक मनाना भूल ही गए। अब वे साफ धुले कपड़े में मीडिया वालों के लिए तैयार रहता। बाबा की एक तस्वीर को अच्छे फ्रेम में बंधवा लिया था। कुछ दिन गांव में उत्सव का माहौल था। अखबार टीवी वाले आते, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां आती, कैमरे, फर्राटे से अंग्रेजी बोलते पत्रकार आते। महिला पत्रकारों की काजल लिसरी आंखें, फटे फटे फेडेड जीन्स, खादी की कुर्ती। एक बार को उसके कपड़े बने हुए बाल देखकर एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पहले कहा था, नहीं यह नहीं चलेगा भाई, अपना हुलिया बिगाड़ो, फेस ऑफ रूरल इंडिया दिखना चाहिए। यू डोंट रिप्रेजेंट द पॉवर्टी स्ट्रिकन फेस ऑफ रूरल इंडिया। वह सक पका गया था। इतने सारे लोग, लाइट के सामने वह इतना इमोशन कहां से लाता, जिसके लिए टीवी एंकर बार बार चिल्ला रही थी। आज जब कोई भीड़ नहीं, कैमरा नहीं, वह अकेला रह गया है अपने दुख के साथ। खूब रोना आता है। दुख को उसका अंधेरा कोना चाहिए, मरघट का एकांत चाहिए। अब ये सब कुछ है और उसका दुख भी है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पर वो पढ़ता है। अब जो जमीन नहीं, पढ़ाई का ही आसरा है भाई। रोज 5 किलोमीटर साइकिल चलाकर कॉलेज आता जाता है। मोटी किताबों में सर खपाता है। मास्टर जी ठीक ही कहते हैं, अगर कुछ बेहतर ना कर सको तो खाली पास क्लास में बीए एमए करके कोई फायदा नहीं। ये 3rd क्लास की डिग्रियां तुम्हारे गले का ढोल बन जाएंगी। इसलिए वह मन लगाकर पढ़ता है। उसे अपने भविष्य के बारे में ही नहीं, अपने पूरे परिवार के बारे में सोचना है। आई, तीनों बहनें कितनी जल्दी बड़ी हो रही हैं। नीलांगी की तो शादी की उम्र भी हो चली, अगले 3 महीनों में 14 की हो जाएगी। आई हर दूसरे दिन उसे याद दिलाती है। वह सुनकर आतंकित होता है। जिस घर की हर कोठरी सूनी हो, रसोई के डब्बे बर्तन खाली हों, वहां शादी उत्सव के प्रसंग भी शोक की बातें लगती हैं। बाबा के बाद उसके जीवन की छोटी छोटी खुशियां एक एक करके चली गई। बैशाख का मेला, गणेश चतुर्थी, उनके रहते हुए कुछ ना था, निश्चिंतता थी। तब खुला आकाश भी छत लगता था। अब तो छत भी आश्रय नहीं देती। नहर में नहाने में, मछली पकड़ने में, खेत में बिना बैट बॉल के क्रिकेट खेलने में उन दिनों अच्छा लगता था। हर चाहे को पाया जा सकता था। उर्मी को भी। उर्मी भोंसले, गांव के सरपंच की इकलौती बेटी, पूनम की चांद सी गोरी सुंदर। दोस्त मजाक करते थे, सरपंच की बेटी, ऊपर से जात मराठा, और तू। मगर वह उनकी बातों से निराश नहीं होता। आजकल जात पात कोई मायने नहीं रखता। फिर उर्मी ने मुझे खुद कहा था, वह इन बातों में यकीन नहीं करती। दोनों गांव के दूसरे बच्चों के साथ सालों एक साथ स्कूल जाते रहे। उन धूल भरी पगडंडियों की बहुत सारी खूबसूरत यादें इकट्ठी थी उनके पास। इमली कैरी तोड़ना, खेतों से भट्टे चुराना, उन दिनों का वह कई बार चोरी चोरी उर्मी को निहारता था। उर्मी जानती थी मगर अनजान बनी रहती। एक दिन उसने किसी बात पर उर्मी से कहा था, मैं छोटी जात का हूं रे, तू जानती है ना। जवाब ने उर्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा था, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरे लिए तू सिर्फ रघु है। उर्मी की उस बात की पूंजी लिए वह आज तक बैठा है। जाने उसने उसमें कैसा आश्वासन महसूस किया। अब रघु के बहुत सारे दोस्त नहीं हैं, 2-4 ही रह गए। बबलू उनमें से एक है। कभी कभी वह उसके घर चला जाता है। उसकी माली हालत ठीक है, बाप सरकारी नौकरी करता है। एक दिन उसके मामा ने रघु से कहा था कि वह महाराष्ट्र पुलिस में हवलदार पद के लिए आवेदन पत्र दे दे, वैकेंसी निकली है।
वे खुद पुलिस में थे। बबलू ने उसे नेट पर महाराष्ट्र पुलिस में नौकरी का विज्ञापन दिखाया। नागपुर, चंद्रपुर, पुणे में 1000 पद, धुले में 120, अमरावती, जालान सब मिलाकर 6000 वैकेंसियां। 25 मई तक आवेदन देना था। उम्र सीमा 18 से 25 वर्ष थी। रघु अभी 19 का ही था। मामा जी ने कहा था रघु को बड़े आराम से नौकरी मिल जाएगी, फिर ओबीसी होने का भी फायदा मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध था। बबलू ने 25 रुपये महाराष्ट्र ई सेवा सेंटर या शायद इंटरनेट बैंकिंग के जरिए चुकाकर आवेदन पत्र भरवा भी दिया था। आवेदन पत्र जमा करते ही रघु को लगा जैसे नौकरी उसे मिली गई। उस दिन वह उड़ते हुए अपने घर पहुंचा था। आई से दुनिया जहान की बातें की थी और सारी रात दालान पर लेट कर ढेर सारे सपने देखे थे। सपनों को उम्मीदों के पंख लगते ही वह सातों आसमान छू आए थे। नौकरी लगते ही वह बहन की शादी कर पाएगा, घर की मरम्मत और आई का इलाज भी। हवलदार बनने पर उसे रोबीला दिखना चाहिए। आज से ही वह अपनी मूछें बढ़ानी शुरू कर देगा। हवलदार, हवलदार साहब, सोचते हुए उसके मन में अजीब गुदगुदी होती थी। कभी अपनी वर्दी में वह उर्मी से मिलने जाएगा। सोचते हुए वह कल्पना करने की कोशिश करता कि उसे वर्दी में देखकर उर्मी के चेहरे पर कैसे भाव आएंगे। एकदम सकते में आ जाएगी उर्मी। उस रात नींद में भी वह मुस्कुराता रहा था। कुछ ही दिनों में उसके आवेदन पत्र स्वीकृत होने की सूचना आई थी। साथ ही उसे एक क्रमांक संख्या भेजी थी। पुलिस विभाग लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के दिन की घोषणा प्रमुख समाचार पत्रों में जल्द ही करने वाला था। वह रोज बबलू के मामा के पास जाकर नौकरी के बारे में पूछताछ करते आता। उन्होंने बताया कि लिखित परीक्षा राज्य के विभिन्न सेंटरों पर की ली जाएगी। पहला रीजनिंग और लॉजिक पेपर होगा और दूसरा सामान्य विज्ञान और करंट अफेयर्स का और तीसरा इतिहास, भूगोल, संस्कृति और कला का। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। वह थोड़े से दिन उससे काटे नहीं जा रहे थे। मामा जी ने कहा था शारीरिक परीक्षाएं बहुत कठिन होती हैं, उसे व्यायाम वगैरह करना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए। सुनकर आई ने घर की अकेली बकरी का सारा दूध उसे पिलाना शुरू कर दिया था, साथ में नाशनी का दूध भी। अब वह सुबह उठते ही मैदानों में दौड़ लगाता। मामा जी ने ही बताया था 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है। सूरज के गर्म होते होते वह घर लौट आता और नाशनी की रोटी और मूंगफली की चटनी या लहसुन की चटनी के साथ एक गिलास बकरी का गर्म दूध पी जाता। सारा दिन किताबों में डूबा रहता। जाने इंटरव्यू में क्या क्या पूछे, तैयारी पूरी होनी चाहिए। उसका सामान्य ज्ञान बहुत कमजोर था। 19 साल तक तो इस इलाके के 4-5 किलोमीटर की परिधि में ही चक्कर लगाता रहा। इसके बाहर की दुनिया उसके लिए किस्से कहानियों जैसी थी। फिल्मों और टीवी में दिखाई जाने वाली जिंदगियां जाने किस ग्रह नक्षत्र की होती है। वह हर समय या तो आने वाले अच्छे दिनों के सपनों में डूबा रहता या किताबों में सर डाले बैठा रहता। आई के बहुत बोलने पर किसी तरह उठकर नहा धो लेता या खा लेता। जब लिखित परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई, वह अपने पास के सेंटर में जाकर परीक्षा दे आया। मामा जी भी उसके साथ गए थे। उसके सारे पेपर बहुत अच्छे गए थे और उसे पूरा विश्वास था कि वह अच्छे अंकों से पास होगा। इसके बाद के दिन बहुत बेचैनी में कटे थे। उसे इंटरव्यू के लिए बुलावे का इंतजार था, जो आखिर एक दिन आ भी गया। 14 दिन बाद इंटरव्यू और शारीरिक परीक्षण के लिए उसे मुंबई जाना था। कॉल लेटर लेकर वह यूं नाचता फिरा था जैसे उसे नौकरी मिल गई हो। जाने कितनी बार पढ़ा था उसे। आई तो चिट्ठी आने की खुशी में मोहल्ले वालों को गुड़ बांट आई थी। रात को चिट्ठी सिराने लेकर सोते हुए वह फिर सपने देखने लगा था। उम्मीद में जीना निराशा में जीने से भी ज्यादा कठिन होता है। मगर दूसरे दिन मामा जी से खर्चे की बात सुनकर उसका हौसला पस्त हो गया। मुंबई आना जाना, वहां 2-4 दिन रुकना, खाना पीना, बस और रिक्शे का भाड़ा, कम से कम 1000 रुपए की जरूरत। सुनकर आई का भी चेहरा उतर गया। सारी रात बिस्तर पर पड़ी पड़ी इतने पैसों का जुगाड़ कैसे किया जाए, यही सोचती रही। अब घर में बेचने लायक कुछ भी तो नहीं था नथ के सिवा। यह उसके सुहाग की आखिरी निशानी थी। शादी में उसकी सास ने पहनाई थी उसे, लाल पत्थर और सफेद मोतियों वाली, ठोड़ी तक लुढ़कती हुई, झूलती हुई। बड़ी बेटी की शादी के लिए सहेज कर रखी थी इसे। अब इस अकेले बचे गहने का मोह क्या करना। बेटे की नौकरी लगी तो इससे भी बड़ी नथ अपनी बहन को बनवा कर दे देगा। वैसे भी रघु की नौकरी की बात चलते ही उसने गांव के पाटिल से 5000 रुपये उधार लेकर बड़ी बेटी की सगाई कर दी थी। एक बार रघु की नौकरी लग जाए फिर इन बातों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुबह उठकर वह नथ और बकरी बेच आई थी। 2 दिन बाद रघु मुंबई चला जाएगा। फिर बकरी के दूध की जरूरत ही नहीं है किसे। आगे दूसरी बकरी आ जाएगी। आई ने रघु के हाथ में 1000 रुपये रखे तो वह चुप रह गया। कहता भी क्या, ये पैसे काफी नहीं थे, मगर आई ने बहुत मुश्किल से ये पैसे जुटाए थे। वह जानता था बुरे समय का फायदा लोग भी उठाने से बाज नहीं आते। आज के जमाने में सोने की नथ की कीमत बस इतनी। रघु के साथ मामा जी भी मुंबई आने के लिए तैयार थे, पर ऐन वक्त बीमार पड़ गए। मजबूरन रघु को अकेले ही जाने पड़ा। इससे पहले वह कभी मुंबई नहीं गया था।
दूसरे बहुत सारे गांव वालों की तरह उसके लिए भी मुंबई सीमेंट कंक्रीट का एक जंगल था जिसमें जाकर लोग अक्सर खो जाते थे। आई ने रोटी चटनी का डब्बा थमाते हुए उसका हौसला बढ़ाया। साईं बाबा का लॉकेट गले में डालकर बताया था कि जब भी कोई परेशानी आए बाबा को याद कर ले। उसे बस स्टैंड तक छोड़ने आई तीनों बहनें। बस चलने लगी तो छोटी ने शर्माते हुए कहा था, दादा येताना मुंबईसून मला साठी नील रंगाचं रिबन आणा। जवाब में जाने क्यों रघु की आंखें भर आई थी। थोड़े से सामान के साथ कितनों के सपने की गठरी बांधकर वह अपने साथ मुंबई ले जा रहा था। गणपति बप्पा अब तुम ही लाज रखना। उसने हाथ हिलाते हुए मन ही मन प्रार्थना की। रात भर की यात्रा में वह एक पल भी सो नहीं पाया था। एक तो आने वाली कल की उत्तेजना, ऊपर से एसटी का बस का सफर और घाट का उबड़ खाबड़ रास्ता। गहरी घाटियों में भरे स्याह सन्नाटों और झिंगुरों की तेज आवाजें सुनकर वह अपनी सोच में डूबा चुपचाप बैठा रहा था। देर रात बस हाईवे के किसी होटल पर रुकी तो उसने चाय के साथ आई की दी हुई रोटी और चटनी खाई। अच्छा हुआ आई ने घर से खाना बांध दिया। यहाँ सब कुछ कितना महंगा है। रुपए सोच समझकर खर्चना है उसे। शहर में 3-4 दिन निकालना आसान नहीं होगा। दूसरे दिन बाद सुबह सुबह मुंबई पहुंची। नवी मुंबई पुलिस उम्मीदवारों के लिए कालाम्बोली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में शारीरिक परीक्षण की व्यवस्था की गई थी और दौड़ इनखा घर में थी। मामा जी ने कहा था, कालम्बोली पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बस अड्डे से कुछ ही दूरी पर पड़ता है, मगर रिक्शा वाले ने जाने कहां कहां घुमाकर 100 रुपये ऐंठ लिए। बस लेने की हिम्मत वह नहीं कर पाया। पहला दिन था, देर से पहुंचना नहीं चाहता था, मगर 100 रुपये का एक झटके में निकल जाना उसे बुरी तरह चुभ रहा था। उसने तय किया आगे से वह कभी कोई रिक्शा नहीं लेगा। मुख्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ देखकर उसका दिल बैठ गया। देवा, इतने लोग! चींटियों की कतार से लंबी लाइन थी मुख्यालय के गेट के बाहर तक। हजारों लोग होंगे। बुझे मन से वह भी कतार में लग गया था। सुबह के 7 बजे थे, मगर अभी दिन गर्म होने लगा। हवा एकदम बंद, उमस भी बहुत। लाइन में खड़े खड़े वह सबकी बातें सुन रहा था। सब हाथों में फाइल लिए एक दूसरे से पूछताछ कर रहे थे। कतार बहुत धीमे धीमे आगे सरक रही थी। एक कदम बढ़ती, फिर जैसे सदियों के लिए ठहर जाती। मक्खियों की भिन भिनाहट की तरह सबकी बातें सुनाई दे रही थी। देखते ही देखते 2 घंटे गुजर गए थे और वे अब तक मुख्यालय के गेट तक भी नहीं पहुंच पाए थे। आसमान का रंग एकदम फीका लग रहा था। धूप सफेद आग सी नदी बनी हुई थी। खाल पर फफोले पड़ने लगे थे। रघु को तेज प्यास लगी थी। जीभ तालू से चिपक रही थी। मुंह में जैसे गोंद भरा हो। एक पैर से शरीर का बोझ दूसरे पैर में डालता हुआ वे बेचैन हो रहा था। सर से पसीना बहते हुए आंखों में उतर रहा था। सिंथेटिक शर्ट भी करपीट से चिपक गई थी। सब आपस में परीक्षा के तरीके की बात कर रहे थे। पहले कागजों को देखते हैं, जांच करते हैं, कद, वजन और छाती की चौड़ाई नापते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इन बातों के लिए रघु परेशान नहीं था। वह लंबा चौड़ा और स्वस्थ युवक था। पिछले 1 महीने से रोज दौड़ की प्रैक्टिस भी कर रहा था। तनख्वाह सुनकर उसके भीतर पहले दिन से ही कुछ अजीब सा घटा था। इतने रुपये उसने एक साथ कभी नहीं देखे थे। आज तक जीवन में नहीं देखे थे। इतने रुपये से तो वह अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह निभा लेगा। उसने धीरे से साईं बाबा का लॉकेट निकालकर सबकी नजर बचाकर चूमा था। सब ठीक से निपटा देना बाबा। कितने युवक हैं यहाँ, पूरे महाराष्ट्र से, जाने कहां कहां से। सबकी आंखों में सपने और उम्मीदें हैं। 6000 पदों के लिए 40,000 आवेदन पत्र। सब प्रार्थना में है। गणपति बप्पा किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं। वह और मन लगाकर प्रार्थना करता है। इसमें भी एक रेस है, जो अपनी प्रार्थना जितनी जल्दी भगवान तक पहुंचा सके। रघु को यहाँ हर कोई अपना प्रतिद्वंदी प्रतीत होता। सबके प्रति वह एक अस्पष्ट ईर्ष्या अनुभव कर रहा था। इनमें से न जाने वह कौन है जो उससे उसकी नौकरी झपट कर ले जाएगा। पानी पीने के लिए वह कतार से बाहर निकलकर कहीं ना कहीं जा सकता था। इससे उसकी जगह छिन जाएगी। मगर उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। प्यास से गला चिपक रहा था। जीभ सूख रही थी, सूख कर मोटी हो गई थी। पानी का बंदोबस्त तो होना चाहिए था। उसने आगे खड़े युवक से कहा था, शायद अंदर हो। अंदर पहुंचने में अभी 1 घंटा और लग जाएगा। बहुत देर से कतार एक ही जगह थम गई थी। शायद अंदर लंच ब्रेक हो गया था। रघु पस्त होकर जमीन पर बैठ जाता है। लोगों की बातें उसे मक्खियों की भिनभिनाहट की तरह महसूस हो रही हैं। माथे से बहते पसीने से आंखों में जलन है। हर तरफ धूल में लाल पीले सितारे तैर रहे हैं। कुछ लोगों ने तौलिए से अपना माथा और चेहरा ढक रखा है। रघु के पास कुछ नहीं है। जेब टटोल कर एक छोटा सा रुमाल निकालता है। नीलांगी ने दिया था। लाल धागों से माई स्वीट ब्रदर लिखा था। उसने अपना चेहरा ढांपते हुए रघु की आंखें और जल गई। जीवन में पहली बार इस तरह घर से बाहर निकला था। जी चाहा था अभी उठे और घर वापस चला जाए। यहां से कितनी दूर है उसका घर। बीच में कई घंटों का सफर और कितने सारे पहाड़ और नदियां। अपने बैग से निकालकर वह एक सूखी रोटी खाता है। नारियल की चटनी खट्टी हो गई है।
अपने आगे वाले लड़के को जगह रखने के लिए बोलकर वह गली के मोड़ पर लगे सरकारी नल से पानी पीता है। दोपहर की धूप में पानी उबल रहा है, पीकर और प्यास बढ़ जाती है। फिर भी वह कोशिश करके और थोड़ा पीता है। पेशाब करने के लिए एकांत जगह की तलाश करते हुए वह दूर निकल जाता है। लौट कर देखता है तो उसकी जगह छिन गई है। उसकी जगह पर 10 लोग खड़े हैं, यानी 1 और घंटे का इंतजार। उसकी बारी आते आते शाम हो गई। अधिकारियों ने उसके कागजों की जांच पड़ताल की थी। उसका कद नापा गया था, छाती की चौड़ाई और वजन भी देखा। जाने कितनी देर तक यह सब चला। उसे बताया गया था दूसरे दिन सुबह 6 बजे से पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। शाम घिरते घिरते मुख्यालय के अहाते से भीड़ छट गई। कुछ और उम्मीदवारों के साथ वह बातें करते हुए खड़ा रह गया। रात कहाँ बिताई जाए, यह समस्या थी। अधिकतर उम्मीदवार गरीब परिवारों से ही थे। किसी तरह इंटरव्यू के लिए मुंबई तक आए थे। किसी होटल में रहना उनके लिए संभव नहीं था। सबने मिलकर तय किया कि मुख्यालय के सामने की सड़क पर फुटपाथ पर सोएंगे। वह जगह निहायत गंदी थी। चारों तरफ खुले हुए नाले और भरी हुई कचरा पेटियां। आवारा कुत्ते और बैल भी घूम रहे थे। एक ठेले से 2 बड़ा पाव खाकर और नल से पानी पीकर वह एक संकरी सी पट्टी पर चादर बिछाकर लेट गया। बहुत थकान हो रही थी। कल भी पूरी रात सो नहीं पाया था। जमीन से भाप उठ रही थी। खुली नालियों से बदबू के भभाके। मच्छर भी फनल की शक्ल में भिनभिनाते हुए सर के ऊपर गोल गोल उड़ रहे थे। आसपास कुछ लोग बैठकर सिगरेट पी रहे थे। एक शराबी इधर उधर घूम कर जाने कैसी कैसी गालियां देता फिर रहा था। सोने की कोशिश करता हुआ रघु आकाश को तक रहा था। धुआं धुआं टिमटिमाटे सितारों से भरा हुआ। उसके गांव का आसमान कितना खुला होता है। सर्दियों में कांच की तरह सितारे भी खूब उजले। यहाँ कितनी धूल है। नथनों में काली मिट्टी भर गई है। गला भी बैठ रहा है। बार बार खंकार कर साफ करना पड़ता है। करवट बदलते हुए उसे घर की याद आती है। एक छोटी सी झोंपड़ी, मिट्टी गोबर से लीपा आंगन, बारिश में जुगनू और सड़ती हुई कूटी की गंध से भरी हुई। इतनी दूर से सोचते हुए सब सपने की तरह मोहमाही लगी। जितनी दूर घर से जाओ, घर उतना करीब आ जाता है। 3 दिन बाद वह घर लौटेगा आई के पास। सांसों में पकती भाकरी की सौंधी गंध के लिए सुबह से थोड़ी देर पहले रघु को नींद आ गई। दूसरे दिन कचरा गाड़ियों की घरघराहट और सफाई कर्मचारियों की बोलती हुई आवाजें सुनकर रघु की नींद टूटी। हरी साड़ी पहनी महिला सफाई कर्मचारी उसके आसपास झाड़ू लगा रही थी। हर तरफ धूल का बवंडर उठ रहा था। आवारा कुत्ते और गाय कूड़े में मुंह मार रहे थे। एक अधमरी सी गाय प्लास्टिक की थैली समेत सड़ी सब्जियां चबाते हुए उससे निर्लिप्त भाव से घूर रही थी। 6 बजे शारीरिक परीक्षण के लिए ट्रेनिंग सेंटर पहुंचना था। 7 के लड़के उठकर जाने कब के जा चुके थे। रघु अगली घड़ी के मोल पर म्यूनिसिपालिटी के नल से मुंह धोकर सुलभ शौचालय हो आता है। ठेले पर चाय और एक बड़ा पाव खाकर वह लगभग दौड़ते हुए मुख्यालय के गेट पर पहुंचता है। गेट पर उम्मीदवारों की लंबी कतार अब लग चुकी है। वह भी जाकर खड़ा हो जाता है। आज गर्मी में भी जमीन भबक रही है। कल शाम उसने आई के लिए संदेश छोड़ा था कि वह कुशल है और आज उसका शारीरिक परीक्षण होने वाला है। आई जरूर गांव के रामदास मंदिर में जाकर उसके नाम से पूजा करेगी। वह सोचकर वह आश्वस्त हो जाता है। आई की प्रार्थनाओं पर उसे भरोसा है। शारीरिक परीक्षण में 5 किलोमीटर की दौड़, शॉटपुट और हाई जंप सम्मिलित था। रघु को विश्वास है कि वह इन परीक्षाओं को आसानी से पास कर जाएगा। धैर्य से वह अपनी बारी का इंतजार करता है। कतार आधे घंटे से टस की मस नहीं हो रही है। जाने कहाँ अटक गई है। इधर माथे पर सूरज का गोला तमतमाते हुए चढ़ाता है। धूप का रंग एकदम सफेद है। तरल आग की तरह चारों तरफ झड़ रही है। हवा धुआं हो रही है धीरे धीरे। बीतते समय के साथ पंक्ति में खड़े युवकों में बेचैनी बढ़ रही है। सब रह रहकर अपनी जगह में कसा रहे हैं। शरीर का बोझ एक पैर से दूसरे पैर पर डाल रहे हैं। घड़ी में समय देख रहे हैं। हर मिनट पर कोई दूसरे से वक्त पूछ रहा है। कितनी देर, ओह कितनी देर। रघु अपने छोटे से रुमाल से चेहरा पोंछता है। पसीना बहकर आंखों में जलन पैदा कर रहा है। साथ ही पीठ भी जल रही है। शायद घमौरियां निकल आई हैं। पूरा माहौल जैसे दम साधे खड़ा है। कहीं कोई पत्ता भी नहीं हिल रहा। इतने उम्मीदवार, सबकी परीक्षा। कितना समय लगेगा। सुबह से इतनी लंबी कतार लगी है। कभी कभार चलती हवा लपटों की तरह लगती है। रघु को महसूस हो रहा है कि भीतर तक सूख गया है। एक धीमी आंच में उपले की तरह उसका शरीर तप रहा है। उसे पानी चाहिए। रह रहकर देह में ऐंठ पैदा हो रही है। जीभ तालू से चिपक रही है। नीली पीली आकृतियां उसके सामने खेल रही हैं। वह इधर उधर नजरें दौड़ाता है। आज भी कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं है। रघु उसे चुपचाप देखता है कि एक बच्चा आगे की पंक्ति के उम्मीदवार के हाथ में बोतल है। वह उसे खोलकर गटागट पानी पीता है। चिल्लाकर कहना चाहता है कि मुझे भी पानी चाहिए, पर कह नहीं पाता। तभी सड़क सामने एक पानी का टैंकर गुजरता है, पानी छलकाते हुए। कितना पानी बह रहा है। रास्ते पर पानी की एक लंबी लकीर बन गई है। एक कौवा चोंच उठा उठा कर पानी पी रहा है। 2 कुत्ते एक गड्ढे में जमा गंदा पानी चाट रहे हैं। पीछे अभी एक युवक त्योरा कर गिरा है। वह चौथा है।
उससे पहले 3 और युवक अब तक गिर चुके हैं। जून की तपती धूप सूखी आग की तरह सबके भीतर की ऊर्जा निचोड़ रही है। अंदर पहुंचकर भी न जाने कितना इंतजार करना पड़ा। तपती जमीन पर बाड़े में ढूंसे भेड़ बकरियों की तरह उन्हें घंटे भर बिठाया गया। तरह तरह की औपचारिकताएं पूरी की गई। सबके बनियान में उनके नंबर चिपकाए गए। ब्लड प्रेशर और हृदय गति जांची गई। वहां डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मचारी मौजूद थे और एम्बुलेंस भी। उन्हें बताया गया कि पेट टेस्ट वह अपनी जिम्मेदारी पर दें। हर बात पर वे एक साथ सर हिलाते रहे। जब दौड़ हुई तो अन्य युवकों के साथ रघु की बारी आई। दोपहर का सूरज ठीक सर के ऊपर था, दहकती भट्टी की तरह। ट्रैक पर खड़ा रघु ने साईं बाबा को याद करने की कोशिश की, मगर जाने क्यों सब कुछ अंदर गड़बड़ होता जा रहा था। वे ठीक से सोच नहीं पा रहा था। आंखों के आगे लाल पीली आकृतियां निरंतर नाच रही थी। लोगों की आवाजें दूर होती नजर आ रही थी, जैसे मक्खियां भिनभिना रही हो। वह अपना सर झटकता है, भींच भींच कर आंख खोलता है, मगर उन नाचती आकृतियों से छुटकारा नहीं मिलता। थोड़ी देर पहले उन्हें केले और ग्लूकोज दिए गए थे, उससे कुछ बेहतर महसूस हुआ था, मगर उसके बाद देर तक फिर तेज धूप में खड़ा रहना पड़ा था। आखिरकार जब दौड़ शुरू हुई, रघु तीर की तरह सबसे आगे निकल गया। उसकी आंखों के सामने उसके गांव का हरा भरा मैदान पसरा था। उसे यह दौड़ किसी भी तरह नियत समय में पूरी करनी थी। उसे यह नौकरी हर हाल में चाहिए। कई परीक्षाएं उसने पास कर ली थी, शेष बची हुई भी करनी ही थी। वह बेतहाशा दौड़ता गया, दहकता सूरज, सुलगती हवा और धूल के काले बवंडरों के बीच। उसके साथ जाने और कौन कौन दौड़ रहा था। कीटनाशक जहर से काले पड़े बाबा झुर्रियों की गठरी बनी आई। तीनों बहनें, हर तरफ शोर है। सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, उससे बोल रहे हैं, बाबा, आई, नीलांगी, मंदा, छुटकी, अपनी जमीन वापस लेनी है बेटा। अपनी जमीन किसान की जान होती है। मैं वहीं दबा पड़ा हूं, मुझे मुक्ति चाहिए। वह बाबा के हाथों से अपनी बाह छुड़ाता है। बाबा, दौड़ने दो, सब आगे निकल रहे हैं। कहने न कहते आई उसके सामने आगे आ जाती है। वह गिरते गिरते उसे बचा लेती है। आई को बस हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना आता है। अगले अगहन तक नीलू की शादी करनी है। उधार के रुपये पर सूद चढ़ा है। रघुआ, दादा, मला नील रंगाचे रिबन। रघु सबके हाथ झटक कर तेजी से भागता है। उसे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस आंखों के आगे नाचता एक मटमैला बवंडर और कानों में गूंजती सीटियां। रघु के पीछे दौड़ते आई, बाबा, नीलांगी, मंदा, छुटकी को पता नहीं। रघु के भीतर अब एक बूंद पानी नहीं बचा। दोपहर के सुलगते हुए तंदूर की सूखी आग ने उसके भीतर की सारी नमी निचोड़ ली। वह जली लकड़ी की तरह चटक रहा है। उसकी जीभ, गला, सीने में दरारें पड़ गई हैं। अकाल की बंजर जमीन की तरह उसका कलेजा फट रहा है। उसके खून में अब ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भरा है। पेशियां, रग, रेशे नीले पड़ गए हैं। चेहरा राख हो गया है। तीसरे किलोमीटर पर वह मुंह खोलकर मछली की तरह सांस लेने के लिए तड़फड़ाता है। उसके पैर अब महसूस नहीं होते। पूरी देह एक काले शून्य में बदल गई है, मगर वह हौसला के पांव दौड़ता रहा। उसे ये नौकरी चाहिए। उर्मी ने कहा था वह उसका इंतजार करेगी। वह उसे हवलदार की वर्दी में देखना चाहती थी। वह उर्मी की यह इच्छा पूरी करेगा। रघु को परवाह नहीं। उसकी धमनियों में नमक, पानी का संतुलन सब बिगड़ गया। वह एक खतरनाक अनुपात में पहुंच गया। रक्तचाप नीचे नीचे उतर रहा है। अब उन्हें नापा नहीं जा सकता। रघु ने चौथा राउंड कब पूरा किया? लोग चिल्ला रहे थे कि 5वां किलोमीटर पूरा होने वाला है। वह उलटती हुई पुतलियों से देखता है। सूरज पिघलकर पूरे आकाश में फैल गया है। पारे के चमकते सैलाब की तरह अब आकाश कहीं नहीं है। कान में तेज सनसनाहट, पसलियों से टकराता दिल। वह अपनी बची कुची ताकत समेटता है। अब आंखों के सामने बाबा की काली लाश सुर्ख हो रही है। आई की सैकड़ों झुर्रियां झिलमिला रही हैं। नीलांगी की नथ में हजारों सितारे हैं। सब ताली बजा रहे हैं। सब कह रहे हैं, रघु तू कर सकता है, तू कर सकता है। और रघु बुदबुदाता है, हाँ मैं कर सकता हूँ। उसकी चमड़ी विवर्ण पड़ गई है, इतनी गर्मी में भी ठंडी और ढीली। सीने में धड़कता हुआ दिल सब पसलियां तोड़कर बाहर निकलना चाहता है। सामने क्षितिज पर पानी ही पानी है। ऊंची मटमैली लहरें आकाश को छू रही हैं। ठंडा पानी, मीठा पानी, आह! पानी दुनिया की सबसे सुंदर चीज है, अमृत है। वह सारा पानी पी जाएगा। नदी, झील, समंदर, सब। अब रघु उड़ रहा है। उसने पानी तक पहुंचने के लिए अपनी जान लगा दी। अब उसके आसपास कोई नहीं। आई, बाबा, बहनें, उर्मी, कोई भी नहीं। पूरी दुनिया पिघल कर पानी बन गई है। आकाश में काले घने बादल घेर आए हैं। इस बार पानी बरसेगा, खूब बरसेगा। रघु ने 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कोई जोर से सीटी बजा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी थी। लोग रघु को घेर कर उस पर झुके हुए थे।
मगर रघु इन बातों से बेखबर सबके बीच गर्म बालू पर निश्चल पड़ा था। उसकी आंखें फटी थी, होठों पर दरारें थी और मुंह खुला। डॉक्टर ने निर्लिप्त भाव से उसकी नब्ज टटोल कर कहा था, ही इज डेड। पानी की कमी की वजह से हीट स्ट्रोक। सायरन बजाती हुई एम्बुलेंस रघु की लाश अस्पताल ले जाने के लिए आ खड़ी हुई थी। आसपास इकट्ठी भीड़ तितर बितर हो गई थी। ऊपर आकाश में इसी बीच जाने कब एक टुकड़ा बादल के पीछे सूरज छिप गया था और तेज हवाएं चलने लगी थी। मुंबई से बहुत दूर नांदीपुरा गांव में रघु की आई अपने छिने गए खेत की मेड़ पर बैठी बदलाए आकाश की तरफ देखती हुई बुदबुदा रही थी, इस साल बारिश जरूर बहुत अच्छी होगी रघु के बाबा। इस बात से बेखबर कि रोती हुई छुटकी उसे ढूंढती हुई इसी ओर भागी आ रही थी। पाटिल के घर मुंबई से फोन आया था, रघु। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? दौड़, जयश्री रॉय द्वारा लिखी गई। उम्मीद है आपके दिल को कहीं ना कहीं छू गई होगी। कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज अगर नहीं किया है तो, ऐसी ही खूबसूरत दिल छू जाने वाली कहानियों को सुनने के लिए। फिर मिलेंगे अगली बार, निकाल कर एक कहानी साहित्य के पिटारे से बाहर। तब तक अपना और अपने परिवार वालों का दिल से, ईमानदारी से ख्याल रखिए। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार।